कि आप भी केपी का मुकदमा लड़ रही हैं, तो अब मैं इस मुकदमे का फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं सपाई हूँ इस वक्त, ठीक है ना, इम्पोर्टेड होने के बावजूद। अली अमीन साहब के जो तल्ख जुमले होते हैं, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बटन बंद कर दूंगा, ये सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस के लिए होते हैं। नहीं, बटन तो बंद किया था। ओवरड्यू केस, जब पीटीआई हुकूमत आखिरी दिन तक देती रही पैसे, तो पीडीएम ने क्यों रोके पैसे? यहाँ आप कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी है, आप कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी है, पख्तूनख्वा से आपने उनका एनेक्सी ले लेते हैं, कभी ये क्या हो रहा है? मुझे तो शहबाज शरीफ पे उससे ज़्यादा तरस आता है। मैंने तो देखा है ना, वो कहते हैं कि ये बजट ही हमने नहीं बनाया हमसे। मैं अपने दिल से कहती हूँ कि खान साहब के जितने लोगों ने भी जीत के वोट हासिल किए हैं, ये सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। ऐसे ही है ना, किसी की कोई हैसियत ही नहीं। ये कौन सी वफाक और हमारी लिए सूबे के लिए सर्विस कर रहे हैं? कुछ डिफाइन तो करें, कुछ बताए तो सही। बिजली की लोड शेडिंग का मसला आया, मैंने शहबाज शरीफ उन्होंने कहा मैंने बात की। किससे बात? वो क्या हुआ? कुछ दिखाए हैं, ये लेकर आते हैं, नुमाइंदे लेकर आते हैं, बिठाते हैं। लेकिन वैसे फवाद चौधरी साहब कह तो सही रहे हैं ना कि बाहर एक आपका मेन जो कहें हीरो कहें, जिसको हम कह रहे हैं, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, वो जेल में बंद है, और यहाँ बाहर कोई उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं हो रहे। वो तो खुद बेचारे किसी टीवी आप आ गई बात, माइक पकड़ के आपने कहा कि जी क्या, हाँ मैंने शहबाज शरीफ से बात कर ली, सामने वाले मतलब ये तो गप लगा दी ना। आपको उम्मीद है कि खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे। फ्रंट लाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फरजाना अली, और प्लेटफॉर्म है voicepk.net का। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा फ्रंट लाइन का मुकदमा, और जब इस तरह की बात होती है तो फिर सबसे अहम बात होती है फाइनेंस की। और जब आप माली हालात की बात करते हैं तो पख्तूनख्वा को हमने देखा कि उसका ज़्यादातर इन्हिसार जो है हमेशा से वफाक पर रहा है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये बन गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा अवाम ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को, और ये भी एक ज़ाहिर है सारी दुनिया को पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में कभी ऐसा हुआ नहीं था। तहरीक इंसाफ ने एक आप कहें कि तारीख़ रकम की, लेकिन उस तारीख़ के रकम करते करते कुछ मसाइल भी पैदा हो गए। अब जैसे कि 2 हुकूमतें पहले गई हैं, तो लोग तवक्का ये कर रहे थे कि जब तीसरी दफ़ा हुकूमत आई है तो वो एक स्टेबल हुकूमत होगी, और आते ही जो पिछले मंसूबे थे उनकी कंटिन्यूएशन की बात होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे सूबे के वज़ीर आला या चीफ़ एग्जीक्यूटिव कहें, वो पहली मुलाकात करते हैं सहाफ़ियों के साथ, तो वो अपने पिछली हुकूमतों पर कुछ अदम एतमाद का भी इजहार करते हैं, और ज़ाहिर है उसमें फ़ाइनेंस के मामला जो थे वो सर फहरिस्त थे। अब ये वो इशू है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो फाइनेंस, जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो जब आपके पास फाइनेंस ही नहीं होगा, जब आपके पास आप इस काबिल नहीं होंगे कि इस सूबे को चला सकें, तो फिर आप करेंगे क्या? ये वो अहम सवाल था जो आज हम लेके आए हैं मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब के पास। आपको पता है, मेरे ख़्याल में देखने वालों को, सुनने वालों को पता है कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा नाम, और ज़ाहिर है आपका जो बैकग्राउंड है उसमें इकॉनमी जो है वो बहुत अहम रही है, और शायद यही वजह है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा इस बार दिया गया कि आप जाइए और वहाँ पे देखिए कि मामलात को किस तरह संभालना है। लेकिन एक अजीब बात हुई कि जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट होती है, मुज़म्मिल साहब शुक्रिया तो मैं खैर आपका बहुत अदा करूँगी कि आपने फ़ौरन वक्त निकाला हमारे लिए, लेकिन जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट होती है एक लफ्ज़ जो है वो गर्दिश करने लग जाता है, और वो होता है इम्पोर्टेड मुशीर ख़जाना। बुरा तो लगता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी वजह यह कि जो वज़ीर ख़जाना चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अब केपी का भी हो, तो इम्पोर्टेड इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। अभी जैसे औरंगज़ेब साहब है, उनको इम्पोर्टेड बोल दिया गया था। फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हफीज़ शेख आए तो बोला इम्पोर्टेड ले आए। शौकत तरीन साहब आए, बोला ये पीपल्स पार्टी के थे पहले, ये इम्पोर्टेड हैं। तो पीटीआई के लिए ये जो है ना बड़ा, जिसे कहते हैं कि कॉमन जिसे कहते हैं वर्ड है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इम्पोर्टेड बोलने का मकसद ये था कि हिस्टोरिकली कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंट्रा प्रोविंशियल लोग नहीं आए, हुआ नहीं था। हाँ। हिस्टोरिकली बिल्कुल। तो ये फॉर अ फर्स्ट टाइम एक चेंज था। तो लोगों के जहन में ये था
कि क्या पूरे केपी में जो है इनको कोई बंदा नहीं मिला, एक इनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी ला सकते थे आप, तो क्यों जो है दूसरे सूबे से लाया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबको ये पता है कि मैं पीटीआई का एक हिस्सा रहा हूँ, और पीटीआई की जो पिछली हुकूमत थी उसमें मैं फेडरल गवर्नमेंट में उनका हिस्सा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन था। इसके अलावा पीटीआई ओवरऑल का, पीटीआई जिसे कहते हैं कि मेरे पास एक डिस्टिंक्शन है और ये ओहदा आज भी मेरे पास है, मैं पीटीआई का आज भी जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमी का स्पोक्स पर्सन हूँ। ठीक है। जब मैं ओवरऑल पीटीआई का फाइनेंस एंड इकोनॉमी का स्पोक्स पर्सन हूँ तो मेरा एक पोर्टफोलियो में ये सूबे भी आते हैं। अच्छा। कि मैं इधर इस ओहदे से पहले भी गाय बगाए इस सूबे को कवर करता था ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। और तैमूर साहब जो है हमारी एक टीम थी, जैसे कि इकॉनमी की टीम थी जिसको शौकत तरीन साहब लीड करते थे, और उसका मैं कन्वीनियर होता था हमेशा। जब हम जितने भी इकनॉमिक प्लान्स बनाते थे कि हमने आगे क्या करना है, अगर हमारी हुकूमत आएगी तो क्या करना है, इस वक्त जो हुकूमत कर रही है उसका क्या जवाब देना है, तो उसमें हम केपी से तैमूर होते थे। ठीक। तो हम एक मिल के काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नया आ गया हूँ इस जगह के लिए। तो एक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मैं इम्पोर्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से केपी कवर होता था। सही। तो मुझे एक असाइनमेंट दिया गया इस दफ़ा, और हो सकता है कि ये असाइनमेंट इसलिए दिया गया हो कि हमेशा जो है ऑल्टरनेट्स और सब्स्टिट्यूट होने चाहिए जी। कोई भी आप बिजनेस स्ट्रैटेजी भी बनाएं तो एक वर्ड होता है अंग्रेजी का, बिजनेस कंटिन्यूटी, कि किसी के आने और जाने से फ़र्क ना पड़े। सही। और आपके पास ऑप्शंस हमेशा हों। तो हो सकता है कि पार्टी लीडरशिप के जहन में ये हो कि तैमूर हैं, ही इज़ ऑलरेडी हैंड्स ऑन, और उनको कुछ नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, जैसे ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कोर कमेटी और बड़ी हैवी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उन्होंने एक साथ जो है ना कि चलो एक सेकंड भी ऑप्शन साथ होना चाहिए। तो ये पार्टी का डिसीजन था। अब एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट कार्ड आप लोगों ने बनानी है कि आया पार्टी ने ब्लंडर किया है या सही फैसला किया है, वो तो आप लोग के हाथ में। नहीं, रिपोर्ट कार्ड हमने नहीं बनाना, रिपोर्ट कार्ड आपकी अपनी पार्टी ने भी बनाना है। वो तो बनाएंगे। जैसे कि मैंने इब्तदाइये में एक जिक्र किया कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने हमारे साथ जो मुलाकात की उसमें थोड़ा सा अदम एतमाद का इजहार किया कि पिछली 2 हुकूमतों में हमारे से गलतियां हुई हैं और हम उन गलतियों को अब सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, आपके भी अपने लोगों के भी हाथ में होता है। देखें 2 चीज़ें इसमें। और एक और बात भी बताती चलूँ सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, या कारकुन है, या आप कहें सपोर्टर है, ठीक है, वोटर, सपोर्टर, बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो भी बड़ा विजिलेंट है। वो तो ऐसी नज़र रखता है कि ज़रा सा मतलब हम कोई एक आप कहें नोटिफिकेशन भी हो ना, उस पर भी हल्ला मच जाता है। तो वो भी कह रहा है कि हाँ प्रॉब्लम तो थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो कहते हैं ना व्हेन देयर इज़ नो डेफिशिएंसी देयर इज़ नो लाइफ। अगर दुनिया में डेफिशिएंसी यानी कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं तो फिर दुनिया का एग्जिस्ट करने का मकसद ख़त्म हो जाता है। मतलब आप अपनी डेफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करते हैं। कोई भी चीज़ आपके ज़ाती इस्तेमाल में है, गाड़ी है, मोबाइल फ़ोन है, लाइट है, पंखा है, ये कंपनियां जो है कंटिन्यूसली इसको इम्प्रूव करने के लिए लगी होती हैं। हर साल उसका नया मॉडल इसीलिए आता है। इवन शैम्पू में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, न्यू हेड एंड शोल्डर, न्यू इस तरह करके। तो भाई ये न्यू हर साल आप जो है तो ये रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई पोजीशन पे आता है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब पोजीशन पे आए तो उनको ब्रीफिंग्स दी जाती है। अच्छा। ब्रीफिंग दी जाती है कि, और ब्रीफिंग कौन देता है? वो आपके सरकारी लोग देते हैं, ब्यूरोक्रेसी देती है कि जी आपने टेक ओवर किया, यहाँ से आप आज से टेक ओवर करें, ये चीज़ें ये हैं, यहाँ पे ये इश्यूज़ हैं और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये चीज़ अब जब वो चीज़ बताई जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने हमारी लाइबिलिटीज़ हमारी फला महकमे की इतनी है, या हमारी आमदनी का तवाज़ुन इस वक्त जो है आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो वो डेफिशिएंसीज जब आपको ब्रीफिंग दी जाती है, अब उस ब्रीफिंग में भी एक हमेशा से सवाल होता है, जो पिछले होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें जानबूझ के जो है इन्होंने ज़्यादा बुरा दिखाया, ठीक है ना। और जो नया होता है वो ये कहता है कि जी मैंने जहाँ से लिया है कि ऐसा ना मैं इम्प्रेशन आ जाए कि बहुत अच्छे से लिया और जो है वो ख़राब हो गया जी। तो द पॉइंट इसके ब्रीफिंग पे डिपेंड करता है उनको जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई।
फिर मैं आया, अच्छा मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट एक स्कोप है काम करने का। मैं ब्रीफिंग्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। अच्छा। मैं उन ब्रीफिंग्स के अंदर घुसता हूँ जी। मैं उनको बाकायदा क्वेश्चन करता हूँ, चीज़ें मतलब ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि आया ये हमारी गलती थी या सिस्टम, एक सिस्टम का भी एक आपके कल्चर है ना, सिस्टम की वजह से ऐसे है, ये कल्चर की वजह से ऐसा है क्या। तो आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए, मैंने कभी किसी माजी की, चाहे हमारी हुकूमत के लोग हों या कोई उससे या इंटरिम के लोग हों, क्योंकि इंटरिम भी अच्छा खासा वक्त गुजार गए, मैंने किसी पे ये नहीं कहा कि आपकी क्या गलती है या आपकी क्या गलती है। उसकी वजह यह कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है कि एक ही मतलब प्लेयर होता है, अगर पिच की कंडीशन उस दिन मतलब बादल हो, पिच गीली हो जी, तो अगर उस दिन वो बैट्समैन जो है अगर एक बॉल पे 1 रन बनाए तो वो बहुत अच्छा खेल जाता था। और एक पिच जो बहुत आसान हो, अगर उसी आसान पिच में वो एक बॉल पे 1 रन बनाए तो कहते हैं आज इसने बुरा खेला। हालांकि दोनों उसने इनिंग में 50-50 रन बनाए होते हैं। तो उस दिन की इंफॉर्मेशन, उस दिन के हालात क्या थे, उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। अब मिसाल देता हूँ कि पिछली हुकूमत में कोविड आया था, 1 in 100 years था। अब उसमें जो है आपकी आमदनी का तवाजुन भी ख़राब हो गया था और आपको अखराजात, घर बैठे लोगों को आपने सेहत पहुँचानी थी, पैसे खर्च करने थे और 10 चीज़ें थी, वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन अगर हम ये कहेंगे जी 2020 में सूबा जो है ओडी में चला गया था, नहीं जाना चाहिए था, भाई उस वक्त का हालात कुछ और थे। और मैं आज आके कहूँगी इस साल ओडी में नहीं, मैंने ज़्यादा अच्छा काम किया। हो सकता है कि उस साल ओडी में रहते हुए उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया हो, क्योंकि जो उन्होंने सिर्फ 5 अरब की ओडी की, अगर वो बुरा काम करते तो शायद 50 अरब तक ओडी जा सकती थी। सही। तो उन्होंने बचाया सूबे को। सही। हालांकि दिखा फिगर माइनस में रहा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जब कोविड का साल था हमारी जो मुल्क की जीडीपी थी वो -0.1% पे चली गई थी। वो 75 साल की पहली दफ़ा हुआ था कि मनफी में गई थी। लेकिन अगर आप यूं बोलें कि यार इन्होंने मनफी कर दी, उनकी तो बड़ी बुरी कारकर्दगी थी 75 साल में, और किसी साल कोविड आया ही नहीं था। फिर जब हमने इंडिया का देखा उनकी मनफी 7% थी, यूके की मनफी 10% थी। आप यूं कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप अपने 75 साल एक साथ देखेंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे तकरीबन 26 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए। 9/11 से पहले के हम आ गए इस फील्ड में, और तवातर के साथ आपने देखा 9/11 जब आता है, चलो हम पिछली बातों को 40 साल वाली 9/11 से शुरू कर देते हैं, तो आपकी दहशतगर्दी का एक दौर आता है। पख्तूनख्वा हुकूमत पर बोझ था, ठीक है, आपको पता है कि कितना हमें फंड्स रखना पड़ा, देना पड़ा लोगों को, वो शोधा फंड जो एक कहा जाता है। फिर टेररिज्म हो रहा था, चीज़ें बमों से उड़ाई जा रही थी, फिर ज़ाहिर है हुकूमत बना रही थी। अच्छा, हम अभी दहशतगर्दी से निकले ही नहीं थे कि 2010 का सैलाब आ गया, ठीक है, वो एक और अजाब हुकूमतों के लिए लेके आया, और फिर फंड्स नहीं है और ये सारा कुछ। ये पख्तूनख्वा की, मैंने आपसे कहा ना कि जब हम पख्तूनख्वा का मुकदमा लेके बैठते हैं ना, तो हमारे दुख, हमारे गम, हमारे मुश्किलें, हमारे मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि किधर से सिरा पकड़े। लेकिन एक चीज़, ये आपके बजट का पेज है, ठीक है, जो मेन पेज ही होता है, इस पर जब मैं देखती हूँ तो मुझे 93.500 का जो फिगर है वो मेरी जेब में नज़र आता है। बाकी 1754 में से जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैंने बना लिया एक खाका कि ये होगा और मैं काम करूँगा। ये कैसे होगा? अच्छा, मैंने आपको ये अभी अर्ज़ किया था कि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। उस दिन की क्या हालात हैं जी। आपने कहा 9/11 हुआ जी, फिर उसके बाद सैलाब आए, उस पीरियड में ना आप डिवॉल्व नहीं हुए थे। 2011 में आप डिवॉल्व हो गए थे, तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। अच्छा। पहले आपके जो भी मसले थे उसको फेडरल गवर्नमेंट ने ओन करना था, फेडरल गवर्नमेंट उसको पूरा करती थी, कम करती थी, ज़्यादा करती थी। फिर डिवॉल्व हो गए, आपके फैसले आपको दे दिए कि आपकी मर्जी है, ये आप पैसे आप ले लें, आपने तरक्याती अखराजात पे क्या करना है, तनख्वाहें कितनी बढ़ानी है, गैर तनख्वाहों में क्या करना है, अब आप खुद अपने फैसले कर लें। पहले आप, क्योंकि 26 साल, क्योंकि मेरे आसान होगा, आप समझ गए होंगे।
अब बात यह है कि मैं परसों बैठा हुआ था एक्निक में, सॉरी परसों नहीं, कल मैं बैठा हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री में जी, और सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जी, अपना आपका, क्योंकि आप भी केपी का मुकदमा लड़ रही हैं, तो अब मैं इस मुकदमे का फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं सिपाही हूँ इस जी, वक्त, बिल्कुल, ठीक है ना, इम्पोर्टेड होने के बावजूद ठीक है। तो जब हम कल आपको इम्पोर्ट इसलिए किया गया है ना कि आप इस मुकदमे को अब लड़िए और जीत के दिखाइए। हमने काफी मार लिए वैसे, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम अभी पूछते हैं कि अच्छा, क्या क्या। तो अच्छा, वो जो है, जब हमने बात कर रहे थे उनसे कि आपने इस बजट में फिर जो है मर्ज एरिया के 66 अरब रखे, हाँ, पिछले 2 साल से आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, 35% आपने एक दफ़ा तनख्वाह बढ़ाई, 25% एक दफ़ा बढ़ाई। सिर्फ तनख्वाहों की वजह से इस साल हमें 40 अरब रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, 106 अरब रुपए खर्च होंगे। ये फाटा जो है आपने जम तो हमारे साथ कर दी है, 18वीं तरमीम के हिसाब से आपने इसकी NFC अवार्ड हमें नहीं दी हुई, तो जब तक आप हमें नई NFC नहीं देंगे तो इसके जो अखराजात हैं वो फेडरल की जिम्मेदारी है, ये जम हमारे पास है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला टेबल की उस तरफ, अब मैंने ये केपी का मुकदमा लड़ा, उन्होंने कहा GB वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो है एरिया वाइज हम और केपी बराबर हैं जी, केपी को इतने 100 अरब मिलते हैं और हमें सिर्फ 50 अरब मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका मुकदमा ये है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसीविंग एंड पे केपी है, हर सूबे का, अब बलूचिस्तान है वो कहता है कि रकबे के लिहाज से जी, मैं 3 सूबों के बराबर हूँ, लेकिन मेरा बजट सबसे कम है, वो रकबे पे बात करते हैं। पंजाब कहता है मेरी आबादी जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तीनों सूबों की मिला के मेरे से कम आबादी है, मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो जब वो आप दास्तान सुनने जाएंगी ना, अगर कभी बलूचिस्तान की, कभी GB की, कभी कश्मीर की, कभी KP की, तो आपको बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, लेकिन सबके एंगल अपने अपने होंगे कि मेरा एंगल ये है, मेरा एंगल ये है, मेरा एंगल ये है। अब बात ये कि इन चैलेंजेस को आपने अवॉइड कैसे करना है जी, अपने अंदर खुद मुख्तारी कैसे लानी है। अब आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि अपने तो सिर्फ 93 अरब रुपए हैं, बाकी आप 1600 अरब रुपए या 1650 अरब रुपए अगर फेडरल गवर्नमेंट देगी तो आप चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। ट्रस्ट मी, पंजाब जिसके बारे में बड़ा कहा जाता है कि मालदार सूबा है, बड़ा डेवलप सूबा है, कोई भी सूबा हर महीने में 2 दफ़ा वफाक पैसे ट्रांसफ़र करती है, 15 तारीख को और 30 तारीख को। कोई अगर 15 तारीख या 30 तारीख में से एक भी तारीख में अगर वफाक अगर पैसे ट्रांसफ़र ना करे तो चारों सूबे बंद हो जाएंगे। किसी के पास अपनी माली हालात ऐसे नहीं हैं कि वो अपने वसाइल से 1 महीना भी इसको चला सके, सस्टेन कर सके, ठीक है ना। तो है। वी आर नॉट एक्सेप्शन, ठीक है। अब हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? हमारी आमदनी का 93% वफाक से आता है, उनकी आमदनी का 85 से 90% आता है, यानी कि वो 3-4% हमसे बेहतर है, और वो 3-4% अपनी काबिलियत से बेहतर नहीं है। उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया, सिंध को पोर्ट मिल गया, सारी सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज मिल गई, और उनको इनहेरिट भी हुआ। मतलब जब पाकिस्तान बना तो कराची जो है, आपने सुना भी होगा, डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा होगा, एक मतलब दुनिया में एक जाना माना ट्राम सर्विस बनी हुई मिली थी, उसको तो बिगाड़ दिया, उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब एक हमेशा से एग्रीकल्चरली डेवलप, और बल्कि इवन रीजन को भी फीड करता था। आपका केपी जो था, जब पाकिस्तान बना, मतलब कोई ऐसा कोई ख़ास मतलब उसकी डेवलपमेंट जो मेरी नॉलेज में है वैसी नहीं थी, तो वो उनको उस एडवांटेज की वजह से उनके इंडस्ट्रीज, उनके मईशत थी, तो उसकी वजह से वो 2 से 4% ज़्यादा कमाते हैं। मेरा तो बल्कि यहाँ आने के बाद एक यकीन हो गया है कि पंजाब और सिंध को अगर आज भी आप पॉपुलेशन और मसावी बेस पे पैसे दे रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उन्हें कहना चाहिए कि आप बने, अपने टैक्सेस लगाएं अपनी। आप कितना टैक्स कलेक्ट करती है आज तक पंजाब? मुझे एक बात बता दें, वो सिंध से भी कम करती है, हालांकि पाकिस्तान की आबादी की आधी से ज़्यादा है। पंजाब का उस दिन यहाँ पे लोग आए हुए थे, वो बता रहे थे पूरे पंजाब 14 करोड़ की आबादी सिर्फ 22 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है। एग्रीकल्चर टैक्स ना होने के बराबर। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट फार्मिंग वहाँ होती है, बड़े बड़े लैंड पार्सल्स हैं, पाकिस्तान की फूड बास्केट है, टैक्स नहीं लेते। तो बात यह है कि हमारे केपी जो है, अल्लाह ने हमें उसको वसाइल तो बहुत ज़्यादा दिए, लेकिन हमने उसको
अभी तक उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया था। मैं आती हूँ इस तरफ कि हमने वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो हमारे ये जो आपको मैंने दिखाया ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये भी हमें उसने देना है, NMDs के पैसे हैं, NFC का मसला है, फिर हमारा हाइडल का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपको ज़रा तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं, अच्छा जब हम आपकी हुकूमत थी वफाक में, आपकी मतलब है तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब ये रोने नहीं रोए जाते थे। मुझे याद है कि मैंने तैमूर का एक इंटरव्यू किया और उससे मैंने पूछा कि चलो पहले तो 2013 में आप कहें कि इस तरह से था, या उससे पहले जो हुकूमत पख्तूनख्वा की हैं वो रोती थी कि चूँकि उधर दूसरी हुकूमत होती है तो हमारे लिए मसला होता है। अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, अब तो हक़ लेने में आसानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा अपनों से हक़ लेना और भी मुश्किल हो जाता है। आप तो वहाँ बैठे थे, आपने तो तब भी हक़ नहीं दिया। आपको मैं दो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ जी, क्योंकि पॉडकास्ट है तो आसानी हो जाएगी अगली बात समझाने में जी। मैं फेडरल गवर्नमेंट में था तो हमारे एक सेक्रेटरी थे पावर के, तो वो पावर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज़ का आपस में कोई डिस्प्यूट था, तो वो पावर सेक्रेटरी होके पेट्रोलियम से जंग लड़ रहे थे कि ये यूँ नहीं, आप गलत हैं। सही। उसके एक हफ्ते बाद उनका ट्रांसफ़र हो के वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बन गए। जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो एज अ सेक्रेटरी पेट्रोलियम जिस चीज़ की वो एज अ सेक्रेटरी पावर जो है मुखालफत कर रहे थे, अब वो उसकी सपोर्ट करना शुरू हो गए। वो मुझे जब मीटिंग है तो मैंने कहा यार आप किस तरह के बंदे हैं, एक हफ्ते पहले आप उधर बैठे हुए थे और आप लड़ रहे थे कि जी पेट्रोलियम गलत है, और आज आप कह रहे हो पेट्रोलियम सही है, इलेक्ट्रिकल। कह रहे अफसर मेरा टेबल चेंज हो गया, मेरी कुर्सी चेंज हो गई है। अच्छा। तो ये इसी तरीके से इसको समझाना मैं आपको चाहूँगा कि एक तरफ कुर्सी में फेडरल है, उसने अपने मफादात अपनी जो है चीज़ों को सीधा रखना है, और वो अपने एज अ वो ये नहीं देख रहा कि ये मेरी पार्टी है। अगर वो अपनी पार्टी जैसे PDM करती है कभी कभार, वो पंजाब के लिए ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट रख लेती है, ये इस तरह। अच्छा, वो करती है। मतलब एक ये अगर आप सबसे पहले तो आप फेडरल है ना, आपने अपने वो करने, तो वो एक इसमें तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपने मतलब वहाँ कि ये मेरा सूबा है या वहाँ पे मैं जीता हुआ हूँ तो मैं अनड्यू उनके साथ चले जाऊँ या ड्यू चले जाऊँ, वो आपने एक न्यूट्रलिटी दिखाई। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने KP पे जो है ख़जाने का मुंह खोल दिया, आपने सिंध को रोक दिया, पंजाब को रोक दिया या XYZ को रोक दिया। ये दूसरी हुकूमतों में तो इल्ज़ाम सुनती रहती होंगे ना, ये तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं नेट हाइडल प्रॉफिट पे मेरी वफाक के साथ कल मीटिंग हुई थी जी। बिल्कुल। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा होमवर्क करके जाना था, और ये होमवर्क करके मेरे भी जहन में ये सवाल था, मैं एक दो दफ़ा ये सोचता था कि यार हमारी वहाँ गवर्नमेंट थी और हमारा मुतालबा भी जायज़ था, तो हमने क्यों नहीं इसको मतलब ख़त्म किया वंस फॉर ऑल, इसको हमें ख़त्म कर लेना चाहिए था। अच्छा, जिस तरह मीडिया में भी चलता है इसी तरह की सवाल चलते हैं। जब हम कल मीटिंग के लिए गए तो मैंने ना 2015 से 2024 तक का डाटा बना लिया। अच्छा। कि 2016 में हमें नेट हाइडल प्रॉफिट में कितने मिलने चाहिए थे और मिले कितने, 17 में कितने मिलने चाहिए थे, मिले कितने। PTI की हुकूमत 18 से 22 तक थी जी, ठीक है ना, अप्रैल 2022 तक जी। इंटरेस्टिंगली अभी मैं क्योंकि ये अगर सवाल नहीं मेरे पास, वरना मैं शीट आपको दिखाता, PTI ने अगर 20 अरब देने होते थे तो वो 21 अरब दिए उस साल, अगर 19 अरब देने थे तो 20 अरब दिए। और ये जो 4 साल में नेट हाइडल प्रॉफिट में दो चीज़ें उसमें, एक चीज़ ये कि जो CCI ने अभी तक फाइनल नहीं की, CCI में तो सारे सूबे होते हैं ना जी, और एक जो इंटरिम ऑर्डर पास किया हुआ था कि 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से आपने जितनी बिजली पैदा होगी सूबे को देना है जी। तो उन सालों में जितने पैसे बनते थे PTI ने उससे इजाफी दिए, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क, यानी कि अगर 19 अरब थे तो 20 अरब लमसम में दे दिए, अगर 18.5 थे तो 19 अरब दे दिए। जब पैसे रुके, जैसे PDM की हुकूमत PTI की हुकूमत ख़त्म हुई और PDM आई, वहाँ से लेकर आज तक और पुराने क्लेम जो 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 37 अरब रुपये
ड्यू हैं फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू केपी। और जिस दिन पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस दिन ओवर ड्यू पैसे नहीं थे। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कहीं कोई जिक्र मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा वो शीट। ठीक है, कहीं पे कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं, आपको पता है बहुत सारे मामलात होते हैं, हमें इंटरव्यू लोगों के करते हैं, तो कहीं ये बात आई कि नहीं सबसे ज़्यादा पैसे नेट हाइडल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मिले थे। ये क्या गलत इंफॉर्मेशन है? देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। जब पहली दफ़ा नेट हाइडल प्रॉफिट 1991 में हुआ तो उस ज़माने में 6 अरब रुपए मिले और उस साल में 94 या 95 था एजीएन काजी ने जी। तो वो आपके सूबे के डेवलपमेंट बजट 4 अरब था टोटल और आपको 6 अरब वहाँ से मिले थे। लेकिन वो 6 अरब आपको कई साल तक उसमें 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। अच्छा। जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ गई जी। फिर जो है ये डिस्प्यूट सेटल एक दफ़ा हुआ है 2016-17 में परवेज खटक साहब के दौर में और उसमें इनका क्लेम जैसे अभी हम 1500 अरब कहते हैं इस तरह इनका भी बड़ा लंबा चौड़ा क्लेम था। वो लमसम में परवेज खटक साहब ने 70 अरब में 2016 तक का क्लियर कर दिया, स्लेट क्लीन कर दी। मतलब क्लेम तो था बहुत ज़्यादा, फेडरल ने भी कहा हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो आपके जो 14, 15, 16 साल या 18 साल का क्लेम था वो 70 अरब में क्लोज कर दिया था। अब उस 70 अरब के बाद से वापस ओपनिंग हुई हुई है। सीसीआई अभी तक मिलती है, जुलती है, कभी पंजाब ऑब्जेक्शन उठाता है, कभी साथ हो जाता है, क्योंकि इस सारी गेम में जो है पंजाब की लॉस है, क्योंकि जो हमारी बिजली भी जो बनती है वो पंजाब में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, कारखाने भी वहीं हैं, तो वो वहाँ पे उसकी थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ब्यूरोक्रेसी, अब जैसी आबादी है उतना उसका ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सा है ना, या उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो वो वहाँ पे उनकी जो जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो जो डिसीशन जल्दी होना चाहिए वो लिंगर ऑन कर रहा है। इसमें जो आपने अभी सवाल किया इसमें खुद जवाब आ गया कि अब पीटीआई की उस वक्त हुकूमत थी, फेडरल में भी, पंजाब में भी, केपी में भी। अब केपी की तरफ टिल्ट होते हैं तो पंजाब कहता है कि आप ये, तो पीटीआई ने वहाँ पे एज अ फेडरल न्यूट्रलिटी दिखाकर, लेकिन अच्छी चीज़ क्या की कि नेट हाइडल प्रॉफिट का ओवर ड्यू नहीं छोड़ा। ओवर ड्यू किसे, जब पीटीआई हुकूमत आखिरी दिन तक देती रही पैसे तो पीडीएम ने क्यों रोके ये पैसे? अच्छा, पीडीएम ने इसलिए रोके कि शायद उनका यहाँ वोट बैंक नहीं है। इसके साथ एनएमडीज के अगर उस पे आ जाए, जब जम हो रहा था तो हम बहुत खुश थे। मैं हालांकि सेटल्ड एरिया की रिहायशी हूँ, डेरा से भी, और अगर शादी करके मालाकंड में भी गई तो वो वाला सिलसिला नहीं है जो हमारे ट्राइबल बेल्ट के साथ था, जो अब जम इलाके हो गए हैं। वादा किया गया कि जी 100 अरब, ठीक है, आपकी भी हुकूमत गुजरी और भी हुकूमतें गुजरी, 100 अरब अब दोबारा मतलब दूसरी हुकूमत भी आ गई है, 100 अरब का वादा पूरा नहीं हुआ, किसी भी साल में नहीं हुआ ना, क्यों? अच्छा, इसकी भी एक अलग, मेरी इंटरप्रिटेशन अलग है। अच्छा, आपकी? ये 2018-19 में हुआ जी, और एक बड़ा लॉन्ग ड्यू सब्जेक्ट था जी। सबसे पहले तो क्रेडिट पीटीआई हुकूमत को जाएगा इसका, क्योंकि जम हुआ, सारा कुछ कानून साजी की, सब कुछ किया। जब पहला साल था तो इसकी 60 अरब रुपए पीटीआई ने इसके करंट वो उसमें करंट साइड पे बजट दिया और साथ ये बोला क्योंकि एक बुनियादी तौर पे ये जो है एक ये बैकवर्ड हो गया इलाका, क्योंकि जंग भी थी और भी इशूज़ थे, तो इसको बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा करने के लिए 100 अरब रुपए इसके तरक्याती खर्चात में खर्च करने चाहिए। अब हुआ ये कि जब ये जम हुआ तो उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया। जी, आपको भी याद है ये बात? जी बिल्कुल याद है। अब जब ये 60 अरब रुपए की एलोकेशन हुई थी ना, पहले साल 60 नहीं 50 अरब मिले थे जी। उस वक्त जब 60 अरब दिए थे ना इनको, तो इनका जो अखराजात थे वो 40 अरब से भी कम थे। ये 2022-23 तक भी इनके अखराजात 60 अरब पे नहीं पहुंचे थे, यानी कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट इनको शुरू से दे दिया गया था। ये तो 2 साल में जो तनख्वाहें बढ़ाई इन्होंने, इससे ये जो है हमारा खर्चा 60 अरब से 105 अरब पे चला गया। तो पीटीआई ने उस दौर में जो करंट साइड थी उसको रिलीज़ किया और दूसरा जो डेवलपमेंट बजट था जी, वो डेवलपमेंट बजट की एक अलग थीम थी। उसमें पूरे पाकिस्तान में अगर आप नंबर उठाएं, मैं आपको पिछले साल की एग्जांपल ही देता हूँ। पिछले साल वफाकी हुकूमत ने 950 अरब रुपए अपना डेवलपमेंट बजट रखा था, जो
ज़म एरिया का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी वफाक से आता है जी। तो पिछले साल जो 950 अरब का डेवलपमेंट बजट वफाक ने रखा, मई के आखिरी हफ्ते तक उसमें से सिर्फ 270 अरब रुपए खर्च किए। उसकी वजह ये थी कि मुल्क में माशी क्राइसिस, जिसके से फेडरल गवर्नमेंट की पॉकेट बिल्कुल स्क्वीज हो गई। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाई को उसकी पूरी जेब खर्च देकर बाकी सबकी 60% काट दें। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। इन हालात में भी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पिछले सालों में भी जितना दूसरों का जब कट लगा था तो पीटीआई के दौर में भी ज़म एरिया का उस तरह कट नहीं लगा। यानी कि अगर इनको 100 अरब देने थे तो इनको ऐसा नहीं है कि 15-20 अरब 25 अरब में रोक दिया गया, इनको पैसे मिलते गए। लेकिन वो 100 वाला जो फिगर है वो नहीं अचीव हुआ ना। वो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जो कोविड और उसके बाद से जो माशी हालात हमारे मुल्क के हुए, तो डेवलपमेंट जो बजट है वो सिर्फ आपने बता दिया। हाँ। सर, लेकिन मेरा ये अर्ज है, आपने कहा कि भाई को जितना है, हम इन भाइयों को तो ज्यादा जरूरत थी ना। आप देखिए ना। अच्छा, परसेंटेज में ज्यादा लिया ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अभी इसी साल की एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं फेडरल गवर्नमेंट को क्रेडिट तो नहीं दूंगा जी, लेकिन जो बात सच्ची है वो करनी चाहिए। क्रेडिट क्यों नहीं देंगे? नहीं, मतलब क्रेडिट का मतलब ये कि 100 अरब देते तो क्रेडिट देते था ना। अच्छा। लेकिन सच्ची बात में उनकी तारीफ ही का एक्नॉलेज करना भी एक वही है ना जी जी जी। कि क्रेडिट दे रहे हैं इनडायरेक्टली। आप ये कह लें कि जितना पूरे पाकिस्तान में कट लगाया इस साल इन्होंने डेवलपमेंट फंड का, उस हिसाब से मर्ज एरिया का कट लगा है 11.5 अरब रुपए इन्होंने इस साल जो क्लोज हुआ है कम दिए हमें। लेकिन जिस हिसाब से बाकी पंजाब, सिंध और सारों का कट लगा है और जो अपनी भी उन्होंने स्कीम्स में कट लगाया है, उसकी परसेंटेज जो है ना मर्ज एरिया की कम थी। तो फिर वज़ीर आला साहब या हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं या तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो तो जब भी बात करते हैं कारकुनों को खुश करने के लिए करते हैं कि पहले बात शुरू करने से पहले एक तबर्रा जो है वो वफाकी हुकूमत पर भेजी जाती है, उसके बाद बात होती है। देखें, बात ये है कि हर कारोबारी आदमी जो होता है, जो बिज़नेस करता है, या एक हाउस होल्ड, जैसे आप भी जेब खर्च लेती होंगी जी, तो जो जेब खर्च मिलता है अगर उससे कम हो तो आपको पता है कम में भी मैं काम निकाल लूंगी, लेकिन फिर भी आप लड़ती हैं ये तो पूरे तो करो जो पिछले साल दे दिए। लेकिन सियासत ज्यादा हो रही है। नहीं, सियासत मुजम्मल साहब, एक बात है, देखिए आपने सारी बातें बताई कि कभी कोविड आ गया, कभी ये हो गया, कभी माशी हालात ऐसे हो गए, पंजाब का ये मसला था, गिलगित बल्तिस्तान का ये मसला था, सिंध का ये मसला था, है ना, सबको लेके चले, कुर्सी आपने बदली, है ना, इस कुर्सी पर था तो ऐसा, उस कुर्सी पर था तो ऐसा। लेकिन अभी जो है ना, अभी हम जिस नहज पर खड़े हैं उसमें मुल्क तो मुश्किल में है ना, लेकिन सिर्फ सियासत करने के लिए अगर लड़ाई झगड़े की बात होगी, अब जो आप सूरत हाल बता रहे हैं वो तो बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए मैं आपको बता, सियासी बयान तो मुख्तलिफ है। देखिए मैं तो एक आपको ना एक फाइनेंस और अपने एक्सपीरियंस और जो हो रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ जी। अब मैं आपको एक किसी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा आपने जब पहला इंटरव्यू लिया था आपने मुझे कहा था कि आप कह रहे हैं माशी हालात सही हैं, आप यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं दे रहे जी। याद है आपने सवाल किया उस वक्त ये मसाइल और मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी, मुझे 1 हफ्ता हुआ आए हुए, मैं अभी यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंचा। मैंने आपको ये जवाब दिया था, मैंने कहा मैं इसको भी देखूंगा, आपको जवाब दूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले कोई आए हुए थे साहब, तो ऐसे उनको मैंने एक दलील दी, मैं मिसाल दे के दलील बात करता हूँ हमेशा। मैंने कहा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और सिग्नल पे मेरी जेब में 10,000 रुपये भी पड़े हैं। मुझे किसी ने सिग्नल में तकाजा किया कि मुझे खाना खिला दें जी। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे पास पैसे तो पड़े हैं लेकिन इसके पास भी पैसे पड़े हैं, ये तकाजा क्यों कर रहा है मेरे से खाने का। हाँ। इसको मेरा दिल नहीं माना, मैंने दिया नहीं। लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने देखा, बोल दिया कि यार देखो ये शायद खुद इसकी जेब में पैसे नहीं है तो इसने नहीं दिया। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जो है पैसे किसी के रोके होते हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस, लेकिन शायद इस तरह हो जाता है कि माली तौर पे दिवालियाँ हैं, पैसे नहीं दिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड गलत होगी या उनकी ये होगी, बट यू नीड टू डू द असेसमेंट। इसी तरीके से मैं आपको अब सूबे और वफाक की मिसाल देना चाहता हूँ। आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा कि हमारे वाजिबात नहीं दे रहे, सीएम साहब के मुंह से भी सुना होगा वाजिबात नहीं दे रहे।
इन तमाम सूरत हाल, और इस साल आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा, मैंने कहा कि ये साल हमें 300 अरब रुपए कम आया वफाक से जो हमें आने चाहिए थे जी। उसके बावजूद हमारा जो 95 अरब का सरप्लस का टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि एक तरफ ये रोना पीटना डाल रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे, हाँ। दूसरी तरफ कोई 5-10 नहीं, ये कह रहे हैं कि जी हम उसके सरप्लस के टारगेट को भी मीट कर दिए। तो इनके पास पैसे आए कहाँ से? हमने पैसे आए नहीं, अपने आप को मैनेज किया इंटरनली फिर कि हमने इनको 100 देने थे, इनको 80 दिए, कहीं कट लगाया, नई नौकरियां नहीं जाने दी। यूनिवर्सिटीज़ ने अगर ज़्यादा ग्रांट मांगी, हमने उन्हें कहा कि आप अपनी रिसोर्सेज को चेक करें, मतलब आप भी कुछ अपनी तरफ से जो है बंदोबस्त करें। POL जो है सबका 25% काटा। डेवलपमेंट जो है 13 साल की सबसे लोवेस्ट डेवलपमेंट के, क्योंकि 8 महीने तो दूसरों के थे, हमारे तो 4 महीने थे। हमने आखिरी 4 महीने में फिर भी ख़ास तौर पे मई और जून में अच्छी खासी डेवलपमेंट की, लेकिन उसके बावजूद हमने 100 अरब का वो केस बना दिया। अब वो जो है उस पर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कल बोला कि मुज़म्मिल साहब आपने तो इन हालात में 100 अरब कर दिए हैं, तो इस साल तो अभी हमने टैक्स टारगेट इतना करके अगले साल आपको इतने 100 अरब रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप तो कर सकते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि ये आपने मेरी जो पॉकेट मनी लगाई हुई थी, अब उसमें मैंने खुद बचत की, अपने आप को डिसिप्लिन की। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पॉकेट मनी कम करते हैं, ठीक है ना, ये कोई तरीका नहीं है। तो आपने जो देना है आपने देना है। अब मैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट करके मैं यहाँ सूबे के लिए कोई अच्छे काम करूंगा, इससे कोई मतलब जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, जी मैं उसकी तरफ जाऊंगा। मैं इनको अभी जो है ना वो सिर्फ रोटी पानी पे नहीं रखना चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ कि इनके पास तालीम अच्छी आए, जो दूसरे सूबे जो मॉडर्न हो रहे हैं, ये दुनिया जो आगे जा रही है, वो यहाँ पे भी सहूलियात आए, हम भी मतलब बता सकेंगे। तो वो हमें जब तक नहीं मिलेगा हम कैसे करेंगे चीज़ें। तो अब मुझे आप बताएं ना, देखें अब आपने भी याद है, मुझे पहले इंटरव्यू में कहा था कि आप इस दिवालिया सूबे को कैसे आपका क्या प्लान क्या है। अब इस दिवालिया सूबे के अंदर ही मैंने इस 4 महीने, मैंने नहीं, हमारी वज़ीर आला काबीना और तमाम लोगों की उसकी हेल्प की वजह से पहली दफ़ा हमने जो है कैश गंदम 20 अरब की खरीदी। जब हमने ये ऐलान किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ़ी ने कहा कि आप यूनिवर्सिटीज़ को तो पैसे नहीं दे रहे, आप वो पता नहीं फ़लाँ इदारे को तो आपने पैसे नहीं दे रहे, ये 20 अरब कहाँ से लाएंगे आप। और मैंने उन्हें कहा था मैं कर्ज लेके नहीं खरीदूँगा, ये अपने वसाइल से खरीदूँगा। 20 अरब की कैश गंदम खरीदी। फिर जब हमने जैसे ही आए तो हमने जो है उसका ऐलान किया सेहत कार्ड का खोलने का। तो लोगों ने कहा तनख्वाहें नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है, आप ये सेहत कार्ड में इतने अरबों रुपए कैसे देंगे। पहले महीने में हमने 5 अरब दिए और उसके बाद से हर महीने 2.5 अरब रुपए दे रहे हैं। अगले साल के लिए हमने 38 अरब रुपए फिर सेहत कार्ड के लिए रखे। तो पॉइंट ये है कि ये हमने अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और यही चीज़ आगे आप मुस्तकबिल में भी देखेंगी। अभी देखें ना, लेकिन सर रीअलाइन करने में ना बहुत सारी जगह तो आप छोड़ते जा रहे हैं ना। अभी मिसाल के तौर पर यही आपने खुद ही बात की ना कि इसको थोड़ा सा रोक के इसको थोड़ा सा दे देना। मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है ना वो NMDs की होती है, क्योंकि उन लोगों को जब हमने अपनाया ना तो हमने उन्हें एक उम्मीद दिलाई कि अब आप हमारा हिस्सा बन गए हैं, तो अब जो हम खाएंगे वो आप भी खाएंगे, ठीक है। जिस सड़क पर हम चलेंगे उस सड़क पर आप भी चलेंगे, जिस अस्पताल में मेरा इलाज होगा उसमें आपका भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अदालतों को वहाँ तक लेके जाना, और सिक्योरिटी की तो पूछे मत, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या हुआ कि इन चंद सालों में इंज़माम के बाद हमारा वो भाई हमसे खफा हो गया। अच्छा चले, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। पिछले साल 35% वफाक ने बढ़ाए जी। वफाक ने उनके इजाफी पैसे हमें नहीं दिए, लेकिन हमने इनकी 35% बढ़ाए। जो आपने खाया वो उनको दिया। इस साल अभी 25% इजाफा हुआ है, वफाक ने फिर वापस पैसे नहीं बढ़ाए, पिछले साल पे रखे जी। हमने तो ये नहीं कहा, हमने फिर 25% इनका बढ़ाया। इस साल सेहत कार्ड के लिए NMDs के लिए 9 अरब रुपये रखे हमने। सेहत कार्ड में जो आपको सहूलत सेटल्ड वालों को दी वो NMD को भी दी जी। अब जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसे ही आए, आपको याद होगा वज़ीर आला ने कहा था मेरी पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है जी। जो 7 अरब रुपए पुलिस को दिए वो स्ट्रेंथन करने के लिए वो वहाँ के लिए दिए। अब उसके बाद मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने जब बजट बना रही थी उससे एक हफ्ते पहले NMDs के लिए 57 बिलियन रखे थे तरक्याती अखराजात के लिए।
उससे पहले हमने बजट दे दिया था, आपको याद होगा जी, हमने उसको 70 अरब रखा था जी, जो सबने बड़ा ये भी कहा कि ओहो कानून तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया, पता नहीं कौन सा आइन था, कहाँ लिखा था कि पहले नहीं दे सकते बाद में नहीं दे सकते। हमने तो अपना राइट एक्सरसाइज किया ना, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई कि हम अपने फैसले हमारे हाथ में। हाँ, लेकिन जब आपके फैसले किसी और पर डिपेंडेंट हो तो फिर तो मसला हो जाता है। हमारा तो डिपेंडेंट का मसला ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि उन्होंने जो है ना जितना टैक्स है उसका 57.5% सूबों में बांटना है, उसमें हमारा 14% शेयर है। हमें उनका टैक्स नंबर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी हमने काम करना है। ये सिंध और पंजाब को बाय द वे समझ आ गई बात इस दफा कि ये हमने, और बाकायदा मुझे अप्रिशिएट किया गया बाद में, अच्छा कि वेल डन। और फेडरल लेवल को, फेडरल को भी आपने पहले दिन के बाद वापस सुनी उनसे कभी, दूसरी दफा भी मुंह से। अच्छा, जब से हम बात शुरू की है ना हमने, तो आपकी हर बात में फेडरल गवर्नमेंट की या वफाक की अगर बात करें तो उनकी तारीफ ही मुझे नजर आती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिहाइंड द सीन सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा है। उन्होंने मुझे एक्सपोर्ट किया आपको इधर तो इम्पोर्टेड बना दिया, उधर से ऐसे लग ये रहा है कि बिहाइंड द सीन सब कुछ ठीक चल रहा है, और जो अली अमीन साहब के जो तल्ख जुमले होते हैं, या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बटन बंद कर दूंगा, ये सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस के लिए होते हैं। नहीं, बटन तो बंद किया था। नहीं, ये सिर्फ मीडिया, वो डेरा इस्माइल खान का जाके किया था। नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने सर डेरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस के लिए होता है, बाकी मामला तो बहुत खूबसूरत चल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया मैं कल भी वहाँ बैठा हुआ था। हाँ, आप बिल्कुल, आप मैं कल भी वहाँ बैठा हुआ था और उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनके साथ मसले हल कर रहा हूँ, उनसे फाइट कर रहा हूँ, और वो आपको समझ भी रहे हैं। देखिए दलील तो देनी पड़े। अब बंदे बंदे भी बात होती है ना, कि और भी लोग पहले भी बोलते थे, नहीं समझा पा रहे थे, हम समझा पा रहे। अब मैंने उसकी एग्जांपल दी, शायद आपको ये एग्जांपल समझ आ जाए। आम एग्जांपल है, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, हर आदमी धूप की कंप्लेन कर रहा है, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, ये वो। लेकिन मैं कंप्लेन के साथ तारीफ भी कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे अजीब पागल आदमी है, ये तारीफ कर रहा है धूप की, गर्मी की। भाई उस गर्मी से मेरी ऊपर सोलर प्रोडक्शन अच्छी हुई है, मेरी सोलर का फायदा ले रहा हूँ। सही है। अब अली अमीन साहब अगर वो गर्मी दिखा रहे हैं, धूप दे रहे हैं, अच्छा, तो उस धूप से जो है मेरे लिए मामला तय करना आसान हो रहा है। आप यूँ समझ, आप कैरेट एंड स्टिक का खेल खेल रहे हैं। मैं अंग्रेजी इतनी नहीं आती, आपको आती होगी। मैं तो सिर्फ मुझे भी बस इतनी ही आती है, लेकिन ये एक आम सी बात है। एक मिसाल ये दी कि हर चीज के पॉजिटिव्स और पॉजिटिव्स के नेगेटिव्स, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं जो हूँ पॉजिटिवली ड्राइव करता हूँ चीजों का, और मैं ये कहता हूँ कि जी आपने मेरे स्टेटमेंट्स 4 महीने में देखे होंगे, कितना वफाक को लताड़ता हूँ मैं रोजाना, बजट पे, इकोनॉमी पे। नहीं, वो टेक्निकली होता है, तो सियासी नहीं होता। तो मेरा काम ही वही है ना, मेरा मैंडेट ही नहीं है सियासी बातें करने का। अच्छा। मैं क्यों बोलूँ ये वो फलां ये। लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि हमें थोड़ा सा, वो जो हम बात कर रहे थे ना, गवर्नर हाउस में भी उसी इलाके का बंदा बैठा हुआ है, सीएम हाउस में भी उसी इलाके का बंदा बैठा हुआ है, आपके सामने भी उसी इलाके की बंदी बैठी हुई है, इसमें तो प्यार मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, साथ मिल के चलना चाहिए था। कभी बात की आपने इस पे? अब आ जाते हैं ना, जरा सियासत की तरफ आ जाते हैं, टाइम तेजी से जा रहा है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको कि आप दोनों मतलब आमने सामने मैच खेल रहे हैं, हाँ जी, और वो आपको बार बार हरा रहा है, बार बार हरा रहा है। ये हो कि एक दफा आप जीत जाए, एक दफा वो जीत जाए, तो मसला है। जब आप उसको बार बार हरा रहे हैं और एक आदमी बार बार हार रहा है, तो वो फिर एक, जिसे कहते हैं ना, एक सुपीरियरिटी और एक इन्फीरियरिटी, ये दो चीजें आ जाती हैं अच्छा आपस में जी। अब अगली दफा भी फिर उन्होंने लड़ना है, आमने सामने रहना है हमेशा जी। तो उसमें जो है उनके जो इंटरेस्ट है ना, वो दोस्ती से ज्यादा जो है ना, वो है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की, कि वो ये कहते हैं कि नहीं ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, और हम ये कहते हैं कि ये आप हैं कौन, हम आपके हैं कौन, वो जो आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, ठीक है ना। अब बात ये है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फेडरल से 57 से 70 बिलियन अली अमीन करा कर आते हैं जी। वो जो है गवर्नर साहब जो न 3 में न 13 में, जैसे उनको पता लगता है, कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ से बात की थी, मैंने करवा लिया। आपको लगता है कि नहीं ऐसा, वो कुछ नहीं कर रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता, अगले को पता भी नहीं है अली बेकी की हो क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हम उनसे बात कर रहे हैं, किस लेवल पे बात कर रहे हैं, किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जो है बिजली कहीं और से जा रही है, आप दाल किसी और पे दें। अब लॉ एंड ऑर्डर के जो इशू अगर कहीं हो रहे हैं, ठीक है ना,
अब वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक पूरे पाकिस्तान का मजमूई मसला है जी। आप जो है उठा के कह दें कि जी इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर जवाब तो अब बात ये है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव जी, और वो जीत कर आए हुए हैं जी, ही इज कमांडिंग 80 to 85% ऑफ द असेंबली जी। ठीक है ना। अब आप उसके बाद बोलें कि मैं आके गवर्नर राज लगाने के लिए आया हूँ, तो फिर बोलेंगे ना भाईजान आप हैं कौन, आप किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है अब आप देख लेंगे, अभी मैं क्योंकि ज़ाती बात नहीं करता किसी पे, अच्छा भी नहीं लगता, वो जो अभी कैंप ऑफिस वाली बात आई थी जी, चीफ मिनिस्टर ने कैंप ऑफिस नहीं लिया, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर अभी तक एक दफ़ा अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा जब से आया जी, ठीक हो गया। चीफ मिनिस्टर अभी तक जो है सूबे से अगर बाहर निकले तो इस्लामाबाद तक गया, आपके सामने ही, आप लोग क्या तो दिन रात की रिपोर्टें होती हैं कि कौन क्या। ये परसों ताशकंद गए हुए थे ये परसों ताशकंद गए हुए थे और मिन्नत समाजत करके कि मुझे वहां ले जाए, मिन्नत समाजत करके, ठीक ये है आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं बात ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं एक बात करो ना कि हाँ। आप ताशकंद क्या करें, आपका क्या काम है एज ए गवर्नर ताशकंद में जाने का, अच्छा मैं सवाल आप मुझे बता देना जी। क्या काम आपका। चले गए आप, वो सूबे के लिए इन्वेस्टर ढूंढने गए हैं। अच्छा, ले 3 आए तो बयान उनके आ गए। अच्छा, नहीं, इन्वेस्टर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अच्छा, वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आई चीज? आ जाएगी ना, वो तो आ जाए ना। मैं इंतजार करूंगा, हाँ, मैं इंतजार करूंगा इंशाल्लाह ताला वो आ जाए, ठीक है ना। तो चीजें जो है, आप किसी की चीज़ों को उल्टा उसको सपोर्ट देने की, आप उसको ख़राब करते हैं। मेरे ख्याल में पहले दिन उन्होंने सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन सीएम हाउस से वो सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की गई। वो कभी कभी ऐसे लगता है उनसे क्या मिल सकता असलम है? नहीं बताए ना, देखिए व्हाट हेल्प ही कैन एक्सटेंड अस, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा तो होता है ना, कि नहीं होता? होता है, ठीक है। अब एक रोल है उनका, वो वहाँ पे बैठे हैं, आप अगर प्यार से बात कर लेंगे तो क्या ही बुरा है। ठीक है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी का मसला है, आपका भी वही वोटर है, उनका भी वही वोटर है। मैं अपने सीएम साहब की बात कर रही हूँ, और ज़ाहिर है इकट्ठे इलेक्शन लड़ते रहते हैं, इकट्ठे इलेक्शन तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी लड़ते रहते हैं, वहाँ भी तो जाके बैठ गए ना। तो मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं फ्रंट लाइन की बात कर रही हूँ। मुझे इस वक्त ना इससे गर्ज है कि ये कौन है गवर्नर हाउस में बैठा, मुझे मीन खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले को या रहने वाली को, ना मुझे इससे गर्ज है कि सीएम हाउस में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। मुजम्मिल साहब आ गए, हमने उनको वेलकम किया क्योंकि हमें लगा कि एक जहन है, इकॉनमी को समझता है, वहाँ बैठा था, उसने भी देखा ये सारी चीज़ें, चलो हमें ठीक कर देगा, ठीक है। यहाँ आप कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी है, आप कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी है, पख्तूनख्वा से आपने उनका एनेक्सी ले लेते हैं, कभी ये क्या हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनो, मेरा काम इस वक्त फाइनेंस का है, ठीक है ना। अब मैंने कहा थोड़ी सियासत की भी बात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा काम फाइनेंस का है जी। लेकिन अगर मैं जाके रोज़ाना जो है TMAs वालों की लेग पुलिंग करना शुरू कर दूँ या हेल्थ वाले की लेग पुलिंग करना शुरू कर दूँ और अपने काम को ना देखूँ, तो ठीक है ना, उस पर जो है फिर मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मुझे क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा। अब आपने कहा गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं जी, और वो वफाक से बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं आपके लिए जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो जो वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक के साथ इंगेज करें चीज़ें, वफाक से ला के दें हमें कुछ, ठीक है ना, वफाक से मसाइल हल कराएं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, फेडरल PSDP आई, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स निकाल दिए, वो हमने लड़के दिलवाए। मर्ज एरिया के जो पैसों का मसला आया, ये जो डेवलपमेंट AIP वाला और ये वाला ADP वाला, वो हमने जाके किया। फिर अभी हम चीखे मार रहे हैं 66 अरब रुपए जो करंट साइड में तनख्वाह वाला, उस पर हम लड़ रहे हैं। अभी कल भी हम उसमें गए, अब उसका वे आउट भी हमने निकाला है जाके जी। ये कौन सी वफाक और हमारी लिए सूबे के लिए सर्विस कर रहे हैं? कुछ डिफाइन तो करें, कुछ बताए तो सही। बिजली की लोड शेडिंग का मसला आया, मैंने शहबाज शरीफ से कहा, मैंने बात की, किससे बात, वो क्या हुआ, कुछ दिखाए हैं, ये लेकर आते हैं, नुमाइंदे लेकर आते हैं, बिठाते हैं लोगों को। चीज जब हो जाती है तो उधर से भी बयान आता है, मैंने किया, उधर वो आता है। ये आपने PSDP की बात की, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने किया है। डेरा इस्माइल खान जी,
हमारी मीटिंग में तो तस्वीर भी खींचती है ना, हम बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अखबार की खबर भी बनती है। वो तो खुद बेचारे किसी टीवी आप आ गई बात, माइक पकड़ के आपने कहा कि जी क्या, हाँ मैंने शहबाज शरीफ से बात कर ली, सामने वाले मतलब ये तो गप लगा दी ना। अभी हम फैसल कुंडी साहब से कहेंगे कि आप जिससे भी मिले तो तस्वीर जरूर खिंचवाएं। मीटिंग में आ रहे हैं, शेड्यूल जारी होता है कि आज इस मीटिंग में आए, इन्होंने ये बोला, अखबार में पूरे बयान हमारे छप रहे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा होता है, सारी चीजें हो रही होती है। आप दिल से बताएं, आप दिल से बताएं। मैं दिल से बात करता हूं, दिल से बताएं कि गवर्नर साहब और सीएम साहब की एक मीटिंग होनी नहीं चाहिए। देखिए बात यह है कि मैं एक चीज का बिलीवर हूँ। मुझसे कल किसी ने एक सवाल पूछा जी, जैसे अभी आपने भी कहा, ऐसे लग रहा है कि आपके और फेडरल गवर्नमेंट के मामला इतने खराब नहीं है जितने पोर्ट्रे हो रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मैंने उसको एक बड़ा आसान सा जवाब दिया। मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। हमारी पॉलिटिकली जो भी मसाइल हैं, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, हम उनकी मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, ठीक है, सारी चीज़ें 45, 47, बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉमन बिटवीन अस, और वो है ऑफिस रिलेशनशिप। जब हम उनसे बात करते हैं, जैसे कि अगर वज़ीर आला साहब और उसमें बात या मैं करता हूँ, तो मैं एज अ सीएम ऑफिस के बिहाफ पे या केपी के गवर्नमेंट के फाइनेंस के बिहाफ पे बात करता हूँ। जी, आई डोंट टॉक एज मुजम्मिल असलम, जी, आई डोंट टॉक एज पीटीआई, जी, जी, आई टॉक एज एडवाइजर फाइनेंस केपी, ठीक है ना। जी, सिमिलरली व्हेन वी टॉक टू औरंगजेब साहब या सीएम जो है शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे होते हैं, तो अली अमीन शहबाज शरीफ से बात नहीं कर रहा था, एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था। जी, एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है इन दो ऑफिस जी, की। जी, उस वर्किंग रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, सीट की उस तरफ इस तरफ वाली जंग कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, आप एक्सप्लेन भी किया था डिटेल, लेकिन यहाँ तो वर्किंग रिलेशन। अच्छा, अब मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी जो है द मोमेंट फैसल कुंडी जो है ना, जी, एज अ गवर्नर नहीं, एज अ फैसल कुंडी आते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये तो सर आपका परसेप्शन है ना। मैं परसेप्शन की बात ही नहीं कर रहा था, मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात इसमें की कि गवर्नर बनने से पहले मतलब वो जो है जो रिजर्व सीट वाली चीज़ें थी जी, उसमें उन्होंने एक दो दफ़ा ये बात बोली भी कि जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो तुम्हारे सारे लोग हमें, मतलब वो एक, ये तो एक सियासत है ना, जब एक तरफ से सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ देखिए। नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जी जी, गवर्नर ऑफिस जो है ना पॉलिटिकल हाउस नहीं होता, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता। आप इसको मतलब बाय डेफिनेशन ऐसा है, बट वी डोंट फॉलो द डेफिनेशन, ये हमारा प्रॉब्लम है। हर गवर्नर बात करता रहा है सियासत की। चीफ मिनिस्टर, मैं यही कह रहा हूँ ना जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है ना एक पॉलिटिकल ऑफिस होता है, ठीक है ना। वहाँ पे वो MNAs, MPAs इनको सबको केटर करता है, उनकी डिमांड्स को आगे पीछे करता है, जो भी स्कीमें देता है, नौकरियाँ देता है, ऑप्टिक्स बनाता है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर के पास 1745 अरब रुपए का बजट होता है और गवर्नर के पास सिर्फ 1.25 अरब रुपए का बजट होता है, जो उसके स्टाफ ऑफिस, उसके गवर्नर हाउसेज और जो है उसने जाके तकरीबात में साइन करना, उसका ये काम नहीं है। अगर आप अपने काम से बाहर निकल के उछल के दूसरी कामों में घुसेंगे और फिर आप एज अ फैसल कुंडी घुसेंगे और आप दिखाएंगे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मेरे दिमाग ज़्यादा चलता है या मैंने ये कर दिया, तो इवेंचुअली जो है वहाँ से फिर वो तो पॉलिटिकल ऑफिस है, हाउस है, वहाँ से तो जवाब आएगा ही आएगा। देखें, जवाब तो विद इन पार्टी भी आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें, इख्तलाफ आपका भी है, आपकी पार्टी के अंदर भी है, और भी सियासी पार्टियां हैं जिनके अंदर इख्तलाफात हैं। लोग रोज़ मीडिया पे आके क्या से क्या कर जाते हैं। अभी आप 2 दिन से देख लीजिए ना, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग, फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे होते हैं, आपके मोहम्मद जुबैर भी कुछ और कह रहे हैं। हम चूंकि यहाँ पे नून लीग का कोई बंदा है नहीं, तो मैं मोहम्मद जुबैर की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने तो आगाज ही इस बात से इस तरह किया ना कि पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं, तो आप तो 2 मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं ना, इख्तलाफ तो होते हैं, लेकिन हमें जो फिक्र होने लग जाती है कि अगर आप सारा वक्त लड़ते ही रहेंगे तो फिर मसला कैसे हल होगा, उसको रख देते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया है और जब बात हो ही गई है कि इख्तलाफ की, तो इख्तलाफ तो तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े ज़ोरों पर है।
ऐसे ही है। एक कह रहा है कि मुझे इमरान खान साहब ने ऐसे कहा, अब मुझे तो कभी कभी इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा तरस आने लग जाता है कि वो गरीब अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं है उसने किससे क्या कहा है, कोई जो भी बाहर आता है मुझे ये कहा, अगला कहता है मुझे ये कहा, अगला कहता है मुझे ये कहा, उनकी बात आपस में ही नहीं मिल रही, ये क्या हो रहा है? मुझे तो शहबाज शरीफ पे उससे ज़्यादा तरस आता है। मैंने तो देखा है ना, वो कहते हैं कि ये बजट ही हमने नहीं बनाया हमसे तो आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, उनके तो वजीर कहते हैं ये बजट हमारा नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बजट नहीं है। मुझे तो शहबाज शरीफ पे तरस आता है। अब रही सवाल खान साहब की ना जी, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जी, पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए, हर सूबे में उनकी प्रेजेंस है। एक तो हर सूबे में लीडरशिप चाहती है कि मुझे आगे लाया जाए, हमें ज़्यादा, एक विद इन पार्टी होता है कहता है मैं सीनियर हूँ, एक कहता है मेरी कुर्बानी ज़्यादा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मेरी ले लें आप, मैं एक अननोन हूँ, अब नोन बनाया खान साहब ने मुझे इधर ला के। भाई ये तो बगैर किसी दूसरी राय के मैं अपने दिल से कहती हूँ कि खान साहब के जितने लोगों ने भी जीत के वोट हासिल किए हैं ये सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। ऐसे ही है ना, किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी। ठीक है ना। हाँ। अब वो जो है वहाँ पे एक नेचुरल लेवल की हर आदमी के मुझे ये चीज़ में जो है इम्पोर्टेंस मिले, मुझे ये। हमारी पार्टी में ना एक चीज़ सबको पता है, जैसे दूसरी पार्टी में लोग कहते हैं हम इलेक्टेबल्स हैं जी, अगर हम आपसे हट गए आप हार, ये सीट गई आपकी जी। आज हमारी पार्टी में A to Z सबको ये पता है कि वो कोई इलेक्टेबल्स नहीं है, और ये आपके केपी में प्रूव हो गया। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साबिक थे, मतलब दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर हैवी वेट्स, खास तौर पे खट्टक साहब हो गए, दे आर हैवी वेट्स। बट पता लग गया कि इमरान खान की नेम प्लेट थे तो आप हैवी वेट हैं, अगर इमरान खान की नेम प्लेट नहीं है तो आप हैवी वेट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पार्टी में ना इख्तलाफ हो सकता है ओपिनियन का, अच्छा। कि आप केस सही तरह नहीं लड़ रहे खान साहब के लिए, आप ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, मैं कम कुर्बानी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ये इख्तलाफ उसकी जो सबसे जो जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ क्या है, जो आपने खुद अभी थोड़ी देर कि तहरीक इंसाफ में जो है ना लीडरशिप ज़ीरो है और वर्कर ही सब कुछ है। वो डिसाइड करता है हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, ठीक है ना। बाकी लेकिन वैसे फवाद चौधरी साहब कह तो सही रहे हैं ना कि बाहर एक आपका मेन जो कहें हीरो कहें, जिसको हम कह रहे हैं, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, वो जेल में बंद है और यहाँ बाहर कोई उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं हो रहे। तो आप फवाद चौधरी साहब की इस बात से इत्तेफाक तो करते हैं, क्योंकि कारकुन भी यही कह रहा है जिसको आप थोड़ी देर पहले सराह रहे थे। बात ये है, मैं आपको एक बात सिंपल सी ये कहूँ कि फवाद चौधरी और जैसे आप बाहर से देख रही हैं घर का, नहीं खैर मुझ में और फवाद चौधरी में तो बहुत फर्क है। नहीं, हाँ। अभी तो आप दोनों अगर पीटीआई को इंटरनली देख रही हैं तो दोनों एज अ आउटसाइडर देख रही हैं इस वक्त। फवाद चौधरी आउटसाइडर हो गया इस वक्त, तो पार्टी की मीटिंग्स में नहीं है ना किसी, हाँ। और पार्टी की स्ट्रेटजी की जो मीटिंग होती है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल विंग की मीटिंग्स होती हैं, इकोनॉमी एंड फाइनेंस की मीटिंग होती है कि अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या मोबिलाइजेशन हो रही हैं, वो तो उनको नहीं पता ना जी। वो तो अभी इस वक्त पार्ट नहीं है ना किसी कमेटी का। तो आउटसाइड से एक व्यू और एक इंटरनल व्यू, उस दोनों में जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, इन्फॉर्मेशन का फ़र्क है जी। किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी आपने मेरा 1 घंटे से इंटरव्यू लिया जी, जो मेरे पास अभी भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके आगे डिस्क्लोज नहीं की हुई, ठीक है ना जी। लेकिन आप मेरे पे व्यू बना सकती हैं कि मुजम्मिल साहब फेडरल गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेकर आ सके अभी तक, लेकिन मेरे पास न्यूज़ भी है और प्रैक्टिकली वो हो भी चुका है, लेकिन मैं दे नहीं रहा। तो इसी तरीके से पार्टी बहुत सारी चीज़ें जो है जो कर रही है जी, वो शायद डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। अपने कार्ड्स क्यों खोले कोई कि किस तरह क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब की क्या डायरेक्शन है। आपने इमरान खान साहब की जो वीकली इंटरेक्शन में जो जर्नलिस्ट देखी है होती है, जो वो बयान देते हैं कितने अप टू डेट होते हैं वो जी। एक एक बंदे पे, गवर्नमेंट के बंदों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, जो कोर्ट पे, हमारी पार्टी से रिलेटेड, ही इज मोर इन्फॉर्म्ड देन एनीबडी एल्स। तो आपको लगता है, आप ये कहना चाहते हैं कि विद इन पार्टी ऐसी कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही है? मैडम, जो अगर समझेगा ना वो पार्टी से बड़ा हो गया है, तो वो समझा था पिछले दिनों लोगों ने, तो उसका सबके सामने अंजाम भी आ चुका है।
अगर किसी को अभी भी लगता है कि वो पार्टी से बड़ा है या वो पार्टी ड्राइव कर रहा है तो रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले दिनों कुछ लोगों ने अपने आप को दिखाया था, तो वो आज उनका क्लेम एंड फेम आज से 3 महीने 2 महीने पहले और आज में फ़र्क है, ठीक है ना। तो वो तो एक बात, आप अपने एमएनए की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, अच्छा। ठीक है ना। तो अगर कोई ये कहना कि मैं, अब पीटीआई में मैं नहीं है, हाँ पीटीआई में मैं नहीं होगी, ठीक है, बाकी पार्टियों में है, ये ठीक है, वो एक शख्स की वजह से है और उसका नाम इमरान खान है, ये सारी दुनिया को पता है। मतलब उसके बगैर हम नथिंग है, नहीं, और ये सब कहते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप कमिटमेंट की बात देखें, अगर आप उस वक्त जब सारे लोग बिफोर इलेक्शन कहीं ना कहीं पनाह लिए हुए थे, बाहर मंजर पर नहीं आ रहे थे, उसी वक्त ये शेर अफजल थे और ये सारे लोग थे जो पार्टी को जिंदा रखे हुए थे, ठीक है। तो कमिटमेंट और कुर्बानी तो उनकी भी है ना, लेकिन एकदम से उनको ज़ीरो से ज़रब दे देना, या अगर इससे पहले आप बात करें फवाद चौधरी साहब की अगर बात करें, उन्होंने तो कह भी दिया कि देखिए आपने तो, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, तो आपके लोग भी तो मुश्किल में तो थे ना, है ना। तो फवाद, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। अगर फवाद चौधरी कहते हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ नहीं, कि जो फवाद साहब ने, ये दोनों जो लोगों ने तकलीफात जो बर्दाश्त की, उसका शायद 2% भी मैं खुद बर्दाश्त ना कर सकता। हर एक का अपना अपना कैपेसिटी है ना, तो देयर इज नो डिनाइल। ये फवाद चौधरी या हमारी जितने असद उमर, जितने भी लोग थे, हर एक ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100% दिया। लेकिन अब मेरी और आपकी कैपेसिटी में फ़र्क है ना। आप जो है 10 किलोमीटर चल सकती हैं, मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ। मैं 1 किलोमीटर का बैठ गया, अब आप 10 किलोमीटर चली हैं, तो देयर इज़ नो डिनाइल। फवाद चौधरी हो या कोई XYZ हो, सब ने अपनी कैपेसिटी का 100% दिया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एक अभी जो है जल्दी किस चीज़ की है, अभी खान साहब आ जाएंगे बाहर, और हो सकता है, और मुझे यकीन है कि खान साहब को पता है कि किस, मैं जैसे आपको अभी भी कहा कि ही इज़ मोर इन्फॉर्म्ड देन एनीबडी एल्स। तो मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, XYZ की मैटर नहीं करती, और कोई जो है खान साहब के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल सकता, ये आप सबको पता है। ये उनकी और मैं जितना उनको पर्सनली, जितना मेरा इनका इंटरेक्शन रहा है, जितना मैं उनको जानता हूँ, ही वैल्यूज द सैक्रिफाइस। तो जिसने दिया है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे? मेरे हिसाब से तो कल, आज जो गुजर चुका है उस वक्त तक आ जाना चाहिए था। वो तो इद्दत वाले ने जो है वो फैसला दे दिया, वापस उसको अपहोल्ड कर दिया। अब 12 जुलाई को उसका मेरे ख्याल से डेडलाइन है, इंशाल्लाह ताला उसमें हमें उम्मीद है वो हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। अब तो बचा ही नहीं कुछ। ज़्यादा उम्मीद किससे है आपको? क्या अदालतों से है, निज़ाम से है, किससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ है? ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो उम्मीद है ना वो ये है कि अंदर से जो है ना दिल मुतमईन है, कुछ गलत नहीं किया तो किसी की फेवर की ज़रूरत ही नहीं है, किसी अदालत की अनड्यू फेवर की ज़रूरत नहीं है, किसी अंदर से दिल मुतमईन है, और जो है ना कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता कोई काम गलत। इसलिए देख लेना अभी तक किसी चीज़ में कोई गवाही नहीं ला सके। आपको उम्मीद है कि खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे? 100% मतलब, क्योंकि आप ही के बहुत सारे लोग साथ साथ वो तो कहते हैं ना कि उनको तो आ जाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि आएंगे। आपको भी ऐसे लगता है? मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे लगता है कि आ जाएंगे। आ जाएंगे ऐसे। और अच्छा, आप 6 जुलाई को भी जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। मैंने ट्विटर, क्योंकि मैं पॉलिटिकल विंग में नहीं हूँ तो मुझे, लेकिन मैंने ज़रूर ट्विटर में देखा है कि कोई जलसा है, लेकिन शायद मुहर्रम से क्लैश हो तो आगे पीछे भी हो सकता है शायद। अच्छा, 6 जुलाई का जलसा आगे पीछे हो सकता है। वज़ीर आला साहब, अगर मुहर्रम आ गया, फर्स्ट मुहर्रम हो गया, या जुलाई के अभी फर्स्ट वीक में शायद मुहर्रम भी आ रहा है। ये तो 6 जुलाई तो आ रहा है अगले सैटरडे को, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी, मतलब DCVC भी होगा। लेकिन मुझे इतना, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा था कि देयर इज द वन जलसा प्लान। तो अच्छा, वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था, एक उनकी ऑडियो भी आई थी, और जाहिर है CM सेक्रेटेरिएट से हमें मैसेज भी, एक खबर भी दी गई कि जनाब आप प्लानिंग कर लें, तो हम ये जलसा करने जा रहे हैं, और इसकी अप्रूवल भी मिल गई है इस्लामाबाद उससे, इंतज़ामिया से। तो मेरे ख्याल में जलसा होने जा रहा है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि एक जलसा कोई एक मानसेरा में होना है और एक इस्लामाबाद में होना है, और उसकी भी खबर इस तरह के सोशल मीडिया में कि वो जो इजाज़त लेने वाला, इजाज़त मिल रही है, कोर्ट के पास जा रहे हैं, इस तरह मैंने देखा था। तो आई डोंट हैव एनी, मतलब मैं, आपको पता है कि मैं
और भी जलसे हुए हैं, वो पॉलिटिकल हमारी एक्टिविटी एक अलग चैप्टर है, वो उसमें मैं इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, आखिरी एक सवाल है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है टाइम ख़त्म है। मैं देख रही थी कि हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो फंड्स हैं वो अपोजिशन जमातों को नहीं दिए जा रहे। इवन के अगर आप छोटी सी मिसाल ट्रांसफार्मर के मामलात भी मेरा ख्याल में आपने हल करने के लिए अपने जो इलेक्टेड लोग हैं उनको फंड्स दिए हैं। अगर ये खबर गलत है तो आप उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। इलेक्टेड लोगों को आप लोगों ने फंड्स दिए हैं, और जिन इलाकों से या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अपोजिशन के लोग इलेक्ट हुए हैं उनके फंड्स उठाकर जो हारने वाले हैं उनको दे दिए गए। देखिए, मसला ये है कि ट्रांसफार्मर का फंड जो है, हमने 115 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने बिला तफरीक जहाँ हारे हों या जीते हों एक बराबर अमाउंट सबको दिया, नंबर 1, ठीक है ना, 1-1 करोड़ पे। फिर वो जो है वो अंडर द DDP कमिश्नर स्कीम है। अच्छा, ठीक है, वो ये नहीं है कि वहाँ पे MNA को चेक दे दिया लेकर आप घूमें और जिस जहाँ दिल चाह रहा है, या MPA को दे दिया कि आपका दिल चाह रहा है इस ट्रांसफार्मर को ठीक करा ले, इस मोहल्ले में वोट मिला था, इस मोहल्ले में वोट नहीं मिला तो वहाँ नहीं जाना, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनके DCs के थ्रू ये एग्जीक्यूट हुआ और बाकायदा टेंडरिंग कि ये ट्रांसफार्मर बाकायदा वहाँ के लोग शनाख्ती कार्ड सबमिट करेंगे और उसके बाद उसकी रिपोर्ट है। किसी एक तो जब जो दूसरी पार्टीज़ की प्रैक्टिस होती है जहाँ से वो हारते हैं वहाँ पैसे ही नहीं देते। जैसे हमने कहीं पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, पूरे हलकों को एक बराबर रखा और सबको एक बराबर पैसे दिए, पैसे चले गए वहाँ के रिस्पेक्टिव DC के पास। सही। अब अगर वो कहेंगे वहाँ के जो फर्ज करेंगे ANP के या पीपल्स पार्टी के कोई MP हैं कि वो जीते हुए तो हम उनको 1 करोड़ का चेक पकड़ा दें और उनकी मर्जी है वो काम करवाए ना करवाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो जाएं उस इलाके के DC के पास जाएं और बताएं कि ये भी 4 ट्रांसफार्मर हैं, ये इस इलाके के, इस मोहल्ले के, इस जगह के हैं, इनकी आप रिपेयर कराएं। सही। ये हर एक के लिए ये स्कीम है, ऐसा नहीं है। अब उसको इशू बना ले, लेकिन माजी में बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम अदालत जाएंगे इसके खिलाफ। चले जाएं, अगर उसमें ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो चले जाएं। हमने तो इसको स्कीम को किया ही इस तरीके से है। बल्कि इवन आपको एक मैं और बात बताऊं कि अभी जो है हमारे फर्स्ट फेज में हम पुरानी स्कीम्स की लायबिलिटीज उतार रहे हैं जो काम हो चुके हैं। अब पिछली हुकूमत ने जो 8 महीने थे जो उन्होंने काम कराए, जो उन्होंने ठेके दिए, जो उन्होंने किए, वो हमारे जो वहाँ से नए जीत कर आए हैं बजाय वो उन स्कीमों की, वो उन स्कीमों के पैसे उतार रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिक्स करें विद सब्सटेंस। ये नहीं हो सकता पिछली हुकूमत जैसे 8 महीने में, आपको पता है पहली हुकूमत सस्पेंड ही इस तरह हुई कि बंदर बांटे शुरू हो गई, मुझे इतने पकड़ा दो, मुझे इतने पकड़ा दो। अच्छा। अब इस दफ़ा रीजन वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हल्का वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, स्कीम्स हैं। इफ़ दे हैव एनीथिंग गुड, जहाँ हम हारे हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ हम हारे तो इधर इनको जैसे दूसरी पार्टियाँ कहती है कि इनको सजा देनी है, ऐसे कहते हैं उर्दू में वर्ड बुगस का कहते हैं, जैसे आप लोग खुद कहते हैं ना KP को कम पैसे। अभी आपने भी कहा कि आपने कहा KP इज योर ब्रांड, तो इस तरह पख्तूनख्वा, हाँ हमारा जो पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, मुज़म्मिल साहब, ये जो KP है ना, ये हमारे दिल पे लगता है जख्म की तरह। वो NWFP से हम KP नहीं होना चाहते। मेरा भी दिल आप चीरेंगे तो आपको नजर आएगा कि पख्तूनख्वा नजर आएगा, खैबर पख्तूनख्वा पूरा। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं जिससे गुफ्तगू कर रही होती हूँ ना, वो 2 से तीसरी दफा KP कहे ना तो मैं उसको टोक देती हूँ। मैं अपनी ट्वीट्स में भी पूरा उर्दू में खैबर पख्तूनख्वा लिखता हूँ। हाँ जी, तो वो एक फ्लो में बोल गया मैं। अच्छा जी। तो पॉइंट इज कि आप हमें ये बताएं जी, और मैं अप्रिशिएट भी करूंगा जी कि हमने जहाँ हम हारे हो वहाँ 1 करोड़ उस इलाके में गया कि नहीं गया। सही। वो किसी की पॉकेट मनी के लिए नहीं गया, उस इलाके की फीडर्स और उसके लिए गया। ये पॉइंट है। अब वो ये कहें कि जी मेरे पास पैसे दे दें और मैं जानूं मेरा काम जाने, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट मेरे होते हुए तो ये नहीं होगा। सही जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। एक डिटेल हमने गुफ्तगू की और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो गई जो सियासत की धुंध में
कहीं गुम हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो बयानात और सियासी जुमलेबाजी और इस चीज़ में कहीं छुप गई थी, जो आपके कारकुन को, हमें किसी को नज़र नहीं आ रही थी, वो आपने क्लियर कर दी। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फ्रंट लाइन में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुकदमा रखा, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि माल नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन मुज़म्मिल साहब ने हमें तसल्ली दिलाई है कि माल भी है, माल और भी आएगा। लेकिन बहरहाल सियासत के कुछ रंग होते हैं, वो भी लगता है हमें नज़र आते रहेंगे। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।